इन दिनों इंडिया में एक माहौल बना रखा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं अब डिक्टेटरशिप आ चुकी है। ये लोग जो दावे कर रहे हैं इनके दावों में कितनी सच्चाई है और ये जो बात कह रहे हैं इस बात को साबित करने के लिए इन्होंने कुछ रीजंस भी दिए और फैक्ट्स भी दिखाए। लेकिन सडनली 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं अब डिक्टेटरशिप आ चुकी है, और जो बात ये कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये लोग झूठ कह रहे हैं तो ये इतना बड़ा झूठ कह क्यों रहे हैं, और क्या डेमोक्रेसी रियली में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं करती। इन सारे सवालों पर बात करेंगे और इनके जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब डेमोक्रेसी क्या है और डिक्टेटरशिप है क्या, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और इसका ओरिजिन उसी में छुपा हुआ है। 753 BC की बात है जब रोमन किंगडम की स्टार्टिंग हुई थी। अब ये किंगडम 753 BC से लेके 509 BC तक रहा था। अब इस पूरे किंगडम के अंदर जो मेन पावर होती थी और कंट्रोल होता था वो रहता था किंग के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं कि किंग डायरेक्टली डिसीजन लेता था, वहाँ पे एक ग्रुप होता था जिसको सेनेट कहते थे, जिसके अंदर कुछ अपर क्लास लोग होते थे जिनके हाथ में कोई पावर तो नहीं होती थी, लेकिन वो किंग को सलाह देते थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता था वो किंग ही लेता था। अब इनके इस पूरे टाइम पीरियड में 6 किंग्स ने इसको रूल किया था। इनके छठे किंग को एलिमिनेट किया था उसके ही भतीजे ने। उसके बाद एक नए रिपब्लिक की स्टार्टिंग हुई थी जिसको रोमन रिपब्लिक कहते हैं। अब यही टाइम था जहां पर पहली बार पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का मतलब समझ आया था, रोमन रिपब्लिक के टाइम पर। लेकिन ये कोई कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं थी, ये थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इस पूरे रोमन रिपब्लिक के अंदर कोई किंग नहीं था। इसके अंदर जो मेन पावर होती थी वो पावर होती थी सेनेट के हाथ में। अब वो इलेक्शन और इलेक्टेड बंदे होते तो थे, लेकिन वो वही बंदे होते थे जिनको सेनेट प्रमोट करते थे। मतलब कि पब्लिक के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती थी, एक ही बंदा होता था। अब इस बात को आप चाइना के एग्जांपल से समझिए कि चाइना के अंदर इलेक्शन होते तो हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। कोई एक ही है जिसको उन्हें ना चाहते हुए भी जिताना पड़ता है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती थी इसके अंदर एक गवर्नमेंट होती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट को रूल करते थे सेनेट, जो कि अपर क्लास लोग होते थे। उनके हिसाब से ही बंदे इलेक्ट होते थे और आगे परफॉर्म करते थे उन्हीं के अच्छे और बेहतरी के लिए। अब जितने भी पब्लिक अफेयर्स हो, प्राइवेट अफेयर्स हो या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे ये सेनेटर्स, जिसके लिए इन्होंने 451 BC में 12 टेबल्स करके एक लॉ इम्पोज किया। अब इस रोमन रिपब्लिक के टाइम पीरियड में इन्होंने इन्वेजन पे काम किया। इन्होंने एक टाइम पर पूरी इटली को कंट्रोल कर लिया था और ग्रीस के भी कुछ हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। अब अगर किसी और कंट्री को कंट्रोल करते हैं तो उस कंट्री के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है, क्योंकि फिर हर कोई इन्वेड करके दूसरे किसी को कॉन्कर करने की कोशिश करता रहता है। यही वो टाइम था जब पूरे वर्ल्ड को पहली बार डिक्टेटर शब्द मिला था। 82 BC के अंदर जनरल सुला, जो कि रोमन रिपब्लिक के टाइम पर जनरल थे, उनको पूरे वर्ल्ड में पहली बार डिक्टेटर की उपाधि मिली थी। और जनरल सुला जो कि वर्ल्ड के सबसे पहले डिक्टेटर बने थे। अभी डिक्टेटर बनाने का इनका जो रीज़न था वो था सेनेटर्स का, कि सेनेटर्स यानी कि अपर क्लास लोग ये अपने काम धंधे को बिल्कुल सही से चलाना चाहते थे, और जब वो इन्वेड करते थे तो सिविल वॉर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए ये डिक्टेटर बनाते थे, जिसको ये कुछ लार्ज अमाउंट में पावर देते थे और वो अपने तरीके से पावर को कंट्रोल करता था और लोगों को इन सेनेटर्स के हिसाब से चलाता था। अब इस पूरे रोमन रिपब्लिक के अंदर जो भी डिक्टेटर के लिए इलेक्ट होता था या फिर नॉमिनेट होता था वो ज़्यादातर आर्मी से होते थे। जैसे कि जनरल सुला ये कमांडर इन चीफ थे, जो पहले डिक्टेटर बने थे पूरे वर्ल्ड के, और जो लास्ट डिक्टेटर था इस पूरे रोमन रिपब्लिक का वो था जूलियस सीजर। अब इन दोनों को अपना काम होने के बाद इन सेनेटर्स ने एलिमिनेट कर दिया था और 31 BC के अंदर ये रोमन रिपब्लिक खत्म हो गया था। और उसके बाद स्टार्टिंग हुई थी रोमन एम्पायर की, जो एक कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप ओरिजिन एम्पायर था। अब मेजोरिटी ऑफ टाइम जो होता है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वही लोग डिक्टेटर बनाते हैं ताकि उनका धंधा पानी सही से चलता रहे। और धीरे धीरे फ्यूचर में आगे बढ़ते बढ़ते डिक्टेटर की डेफिनेशन ही चेंज होने लगी। डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्स आ गए, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब के अंदर डेमोक्रेसी है तो, लेकिन नाम की है। इसके अंदर एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है और इस डिक्टेटरशिप के अंदर इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन चॉइस नहीं होती पब्लिक के पास कि वो किसी और को इलेक्ट कर सकें। अगर आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाऊं कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स जो आर्मी को कंट्रोल करता है वही डिक्टेटर बनता है, और हर डिक्टेटर को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के राइट्स को रोकती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि भाई डिक्टेटरशिप है। लेकिन ये राइट्स होने कितने चाहिए, कितने राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी को फुल राइट्स दे दिए जाएं तो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी किसी भी कंट्री के अंदर। अब इसको बताएगा कौन? इसको बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन,
जिसके हिसाब से देश चलता है। अब एक नॉर्मल सा सवाल है कि इंडिया के अंदर अभी किस तरीके की डिक्टेटरशिप है। एक तो होती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर जो सारा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है मिलिट्री के हाथ में। एक होती है वन पार्टी डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर जो सारा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है किसी एक सिंगल पार्टी के हाथ में। एक होती है इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर जो सारा कंट्रोल होता है किसी सिंगल पर्सन के हाथ के अंदर। जो कंट्रीज ऑलरेडी डिक्टेटरशिप के अंदर है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का दावा कर सकती है, जैसे कि रशिया हो या फिर चाइना हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो। इन सब के अंदर इलेक्शंस होते तो हैं लेकिन बिना चॉइस के होते हैं। एक ही सिंगल पर्सन है जिसको ना चाहते हुए भी आपको चुनना ही है। तो आप बताइए कि इंडिया के अंदर क्या अभी यही सिचुएशन चल रही है कि कोई सिंगल आदमी ही है जिसको हमको इलेक्ट करना ही करना है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हिस्ट्री को कंसीडर करें तो इंडिया भी डिक्टेटरशिप से बहुत दूर है, लेकिन एक डिक्टेटरशिप है जो शायद आपको नहीं पता होगी। इसका नाम है कम्युनिटी डिक्टेटरशिप। अब इसके अंदर जो कंट्रोल होता है पावर का, वो कंट्रोल होता है कॉम्युनल लोगों के पास या फिर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के पास में। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंगल पर्सन होगा या फिर कोई एक सिंगल पार्टी ही होगी। ये सारे लोग अलायंस बना के इस सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये बात तो सबको पता है कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करी थी। यही रीज़न है कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जर्मनी और ये वर्ल्ड वॉर ही है। अब अगर इंडिया में डेमोक्रेसी को खतरा है तो इसका मतलब ये है कि 1947 के बाद से ही इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप आ चुकी थी और 2014 में एक डिक्टेटर को हटा के वो नया डिक्टेटर आया था। अब फैसला आपको करना है, आप चाहे लेफ्ट के हो या फिर राइट के हो, मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी, हिंदू या फिर मुस्लिम या कोई और भी माइनॉरिटी हो, कि आपको आगे करना क्या है। और अगर इन लोगों की माने कि इंडिया में डिक्टेटरशिप अभी ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है, तो जो सबसे पहला काम होता वो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का होता। चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, आप गवर्नमेंट या फिर जिसको भी आप डिक्टेटर कह रहे हैं उसको क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते हो। लेकिन करंटली क्रिटिसिज्म तो अपने पीक पे चल रहा है। लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं क्रिटिसाइज करने के लिए किसी और को, और उसकी तुलना इनफैक्ट की कंट्री की तुलना वो नॉर्थ कोरिया के साथ कर रहे हैं। अब डिक्टेटरशिप को लेकर जो ये मेन पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज़ किया जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम किया जा रहा है और उनके लोगों को इलीगली अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप होती तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? चाइना में कोविड के टाइम पर सबको पता है कि आवाज़ उठाने वालों को कैसे ले जाया जा रहा था। तो फिर इस सो कॉल्ड डिक्टेटर को क्या जरूरत पड़ेगी कि अगर इन लोगों की आवाज़ को दबाना है तो इनको कोर्ट तक ले जाना पड़ रहा है। मेरे ओपिनियन में इंडिया में डेमोक्रेसी में कमियां हैं लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं है। वो अभी बहुत दूर है और शायद आएगी भी नहीं कभी पूरे जीवन में। इंडिया जैसी कंट्री में जिसके अंदर 29 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं, इन सबको एक साथ डिक्टेटरशिप में लाने के लिए इसकी शुरुआत पहले किसी स्टेट से करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आप बताना कि उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्या वेस्ट बंगाल के अंदर अभी डेमोक्रेसी चल रही है या फिर डिक्टेटरशिप है? या फिर तमिलनाडु के अंदर क्या डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप है? और जो पार्टीज इन स्टेट में रूल कर रही है वो किसके साथ अलायंस बना के इलेक्शन में आ रही है और किसका एजेंडा है कि वो डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप लाना चाहता है? आप ज़्यादा समझदार है, आप खुद जवाब दे देंगे। वीडियो को एंड करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कंप्लीट डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, कंप्लीट डेमोक्रेसी जैसी कोई भी चीज़ पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, कहीं पे भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होती है। आप किसी को इलेक्ट करके कहीं पहुंचाएंगे तो कंट्रोल आप अपने हाथ से छोड़कर अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। और जो कंप्लीट डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर कंट्रोल आप अपने हाथ में ही रखेंगे, जैसे कि किसी घर के अंदर घर के मुखिया के हाथ में कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पर एक घर की बात नहीं हो रही है, एक कंट्री की बात हो रही है, जिस कंट्री के अंदर कितने घर होंगे और कितने मुखिया होंगे, और अगर उन सबके हाथ में पावर दे दी जाए तो पूरी कंट्री के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन बनेगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपकी फ्रीडम के ऊपर, जैसे कि कितना आपको फ्रीडम दिया जाए जिससे कि पूरी कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी केओस या फिर क्राइसिस की सिचुएशन ना बने। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके राइट्स को मारता है, बल्कि आपके राइट्स को बढ़ाकर ही देता है। तो अब आप बताइए कि इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है? क्या डेमोक्रेसी चल रही है या फिर डिक्टेटरशिप चल रही है? और जो लोग इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन सबसे लास्ट इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इसके बाद ये लोग दोबारा इलेक्शन में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे? अगर ऐसा होता है और नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या ये लोग अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे? तो ये कम्प्लीटली वोट को अपनी तरफ खींचने की बात चल रही है कि इंडिया में ये चल रहा है और वो चल रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है इंडिया के अंदर। और एक बात और, आप किसी की भी बात पे, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कोई भी क्रिएटर हो, उसकी बात पे डायरेक्टली बिलीव मत करिए। इस वीडियो के जितने भी सोर्स है उनका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप खुद चेक करिए, खुद पढ़िए और खुद समझिए कि कौन आपको सही बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोगों को इससे वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।